नमस्कार, बिजनेस आज तो देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। कारोबार जगत की तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब रिटायरमेंट के दिन ही आपको मिल जाएंगे सभी पेंशन के लाभ। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डों में बची हिस्सेदारी भी बेच देगी केंद्र सरकार। 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना। यस बैंक को आरबीआई ने दिया झटका। एआरसी सेटअप करने का प्रस्ताव किया खारिज। तांबा और कंप्रेसर महंगा होने से ग्राहकों की जेब पर बोझ। अप्रैल से 6 से 8% तक महंगे हो जाएंगे एसी और फ्रिज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से बिजली की दरों को बढ़ाने की मांग की। राजस्व के लगातार घाटे के कारण रेट बढ़ाने का निवेदन। 84% भारतीयों को प्राइवेट डेटा की सुरक्षा प्रदान करने वाली फर्म पसंद। सिर्फ 1/4 को थर्ड पार्टी पर भरोसा नहीं। बजाज ऑटो ने भारत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बढ़ाए दाम। फिलहाल केवल पुणे और बेंगलुरु में बिक्री के लिए उपलब्ध है स्कूटर। OnePlus की पहली स्मार्ट वॉच 23 मार्च को होगी लॉन्च। कंपनी ने ट्विटर अकाउंट पर दी जानकारी। बेंगलुरु में देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। देश की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी देखी जा रही। आने वाले साल में इसके दोहरे अंकों में आने के अनुमान है। इन उम्मीदों पर अब महंगाई की मुश्किलों का साया पड़ता दिख रहा है। कच्चे तेल से लेकर तमाम तरह के मेटल्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स की कीमतों में बढ़ोतरी से बिक्री और खपत घटने का डर बढ़ गया है। इससे आर्थिक रिकवरी की रफ्तार सुस्त हो सकती है। कोरोना के कहर से उबरने को तैयार अर्थव्यवस्था की राह में महंगाई ब्रेकर बन सकती है। रिकवरी की रफ्तार को धीमा करने के लिए महंगाई भरपूर जोर लगाने को तैयार है। कोरोना वैक्सीनेशन के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन समेत अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इंडिकेटर्स अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस खुशखबरी को फीका कर रही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल समेत कई जरूरी सामानों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। इसका सीधा असर विकास के काम पर पड़ रहा है। दरअसल आर्थिक हालात सुधरने के साथ ही कच्चे तेल की खपत में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इसके चलते नवंबर 2020 से अब तक कच्चे तेल की कीमत 78% बढ़कर $69.22 प्रति बैरल हो गई है। 2 नवंबर को कच्चे तेल की कीमत $39 प्रति बैरल थी। कच्चे तेल की इस महंगाई का सीधा असर खाने पीने की कीमतों पर पड़ रहा है। इससे रिकवरी की स्पीड घटने की आशंका जानकार बता रहे हैं। नेचुरल गैस या फिर कच्चे पेट्रोल और डीजल, इनके दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें और माल ढुलाई भी यहां पर महंगी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट यहां पर यह पड़ेगा कि आरबीआई जब पॉलिसी बनाएगा तो उसकी वजह से काफी हद तक टाइट पॉलिसी बनती हुई नजर आएगी और वो वापस से अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर कच्चे तेल के दाम यहां पर कम नहीं हुए तो आगे काफी हद तक नेगेटिव जोन में अर्थव्यवस्था जाती हुई नजर आ सकती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ के मुताबिक फरवरी में रिटेल महंगाई मापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई 5.03% रहा, जो अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत 3.9% रहा था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन महामारी की मार से तेजी से रिकवर कर रही है। इससे एनर्जी, मेटल और एग्रीकल्चर सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। मेटल सेगमेंट में आयरन ओर, टीन और एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी से इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण के काम पर असर पड़ रहा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों से घर भी महंगे होंगे। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि पहले ही डेवलपर्स पर कीमतें बढ़ाने को लेकर दबाव है और वो बिक्री घटने के डर से इससे परहेज कर रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा हालातों में कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, जो बिक्री पर डेंट लगा सकता है।
स्टील और सीमेंट की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों में वृद्धि हुई है। इसका असर भी घर बनाने की निर्माण लागत पे पड़ रहा है। डेवलपर्स की बढ़ती हुई रॉ मटेरियल की कीमतों को देखते हुए डेवलपर प्रेशर है कि कहीं सेल्स प्राइस को बढ़ाया जाए, लेकिन जो रियल एस्टेट का पॉजिटिव ट्रेंड सेल्स का दिख रहा है उसको देखते हुए डेवलपर्स अभी कीमत बढ़ाने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि ऐसा ना हो जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में तब्दील हो जाए या सेल्स रुक जाए। लेकिन मौजूदा हालात को अगर हम देखते हैं तो डेवलपर्स के लिए कीमतों को बढ़ाना अब मजबूरी है और इससे जो रियल एस्टेट का सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है वो भी कहीं हद तक इफेक्ट हो सकता है। घर का निर्माण महंगा होने के साथ ही कॉपर, लेड और सिल्वर की कीमतें बढ़ने से कार, एसी से लेकर वॉशिंग मशीन तक सभी की कीमतें बढ़नी तय हैं। एसी बनाने वाली कंपनियों ने तो अप्रैल से कीमतों में 8% की बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया है। उधर कॉपर की कीमत 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर यानी $4 प्रति पाउंड पर पहुंच गई है। सिल्वर की कीमत पिछले साल दिसंबर से फरवरी के दौरान 10% बढ़ी है। इसी तरह प्लेटिनियम का भाव भी 17% बढ़ा है। यानी हर ओर से महंगाई इकोनॉमी पर अटैक कर रही है। अगर इन हालातों में सुधार नहीं हुआ तो फिर विकास दर के अनुमान कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे रोजगार समेत बाकी सभी मोर्चों पर लोगों और सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार और मंगलवार को देश भर के सरकारी बैंक्स के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 2 सरकारी बैंक्स के निजीकरण के विरोध में बुलाई गई इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं एकदम ठप हो गई हैं। बैंक कर्मचारियों की यूनियंस ने धमकी दी कि अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर वो विरोध के कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। देश भर के बैंकों में क्या है? यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद होता है। सोमवार से देश भर के सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। इसके असर से सोमवार को बैंकों के कामकाज पर काफी असर पड़ा। अब मंगलवार को भी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। दरअसल देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को ये हड़ताल बुलाई है। मतलब तैयारी कुछ नहीं है, आप किसी भी चीज को सिंपली अनाउंस कर दो। आज सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बना रही है अपने, वो हमें पता ही नहीं लगता। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एक अलग चीज है, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आप लाइसेंस बाकी बैंकों को क्यों दे रहे हो? बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल बैंकर्स कितने लोग आ रहे हैं उनको क्यों दे रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ ऐसा एनपीए के लिए और रिकवरी के लिए, वो सारी प्रोसेस बनाइए। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। निजीकरण के विरोध में की जा रही इस हड़ताल के चलते कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया था कि 2 दिनों तक बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं होगा। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। सरकार इससे पहले आईडीबीआई बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी एलआईसी को बेच चुकी है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय भी किया जा चुका है। बैंक यूनियनों का दावा है कि 4, 9 और 10 मार्च को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई समाधान बैठक में कोई नतीजा न निकलने के बाद ही ये फैसला लिया गया। आज की सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसकी सभी नीतियों को, चाहे वो जनधन की नीति हो, चाहे वो मुद्रा की हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकारी बैंकों का ही योगदान रहा है। और आज उस भूमिका को खूबी निभाने के बाद जब बैंकों को सशक्त करने की आवश्यकता है, तब यह सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या प्राइवेट बैंक किसी आम आदमी को, किसी सड़क चलते रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को ऋण देंगे? क्या उसको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे? जो हमारी प्रस्तावित हड़ताल है, यह सिर्फ निजीकरण के मुद्दे पर है। यह जो वर्तमान सरकार है, यह सभी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो इस देश की जनता की संपत्ति है, उसको कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ से बेचना चाहती है। फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक हैं। 2 बैंकों का निजीकरण 2021-22 में किया जाएगा। इस प्राइवेटाइजेशन के बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। माना जा रहा है कि विलय प्रक्रिया में छोड़े गए बैंकों में से किन्हीं 2 का प्राइवेटाइजेशन सरकार कर सकती है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।